जय साथियों, चलिए आज हम अपूर्णांक देखते हैं। पिछले क्लास में हमने 16 लेक्चर अब तक अपलोड कर दिया है। 15 लेक्चर तक प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं और 16वें लेक्चर में हम प्रकाश का अपवर्तन देखे थे। पिछले क्लास में आपने स्नेल का नियम sin i अपन sin r इक्वल टू 1n2 भी पढ़ा। sin i अपन sin r नियतांक होता है। नियतांक कैसे 1n2 में बदलता है ये पिछले क्लास में हमने समझाया। 1n2 को n2 अपन n1 कैसे लिख देते हैं ये भी पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया है। ठीक, और निरपेक्ष अपूर्णांक क्या होता है, क्यों उसे निरपेक्ष अपूर्णांक कहा जाता है, ये सभी बातें हम पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम अपूर्णांक चल रहे हैं देखने। तो अपूर्णांक क्या होता है, कुछ नहीं होता। अपूर्णांक को n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो n अगर हम लिखें अपूर्णांक को तो n बराबर होता है c/v। अभी समझा रहे हैं, लिखेंगे भी। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का अपूर्णांक n है। जैसे कांच में अगर प्रकाश की चाल हमें पता हो तो हम कांच का अपूर्णांक निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि निर्वात की चाल तो फिक्स है, तो कह सकते हैं कि किसी माध्यम का अपूर्णांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम लिखें डिफिनेशन तो क्या लिखेंगे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक कॉमा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, क्या कहें, किसी माध्यम का अपूर्णांक कॉमा निर्वात में प्रकाश की चाल था उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अपूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपूर्णांक को n या म्यू, ये पिछली क्लास में हम बताएं, n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आप समझिएगा, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, अभी आगे देख लीजिएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों, देख लो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक n बराबर c/, क्या होता है, v। n बराबर क्या होता है, c/v। जहाँ c क्या है, c है निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितना है सर, होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही तो होती है। और सर यहाँ v क्या है, v है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का अपूर्णांक n है। जैसे कांच में निकालना है तो यहाँ कांच में चाल तो कांच का अपूर्णांक, वाटर में चाल तो वाटर का अपूर्णांक, हीरे में चाल तो हीरे का अपूर्णांक। ठीक, ये v जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम का अपूर्णांक n है। ठीक है, और c क्या है, c कांस्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल वो तो बदलने वाला नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा। n क्या है, n है
उस माध्यम का अपवर्तनांक जिस माध्यम में चाल दिया है, वही माध्यम का अपवर्तनांक म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हो और एन से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होता क्या है, एन बराबर सी अपॉन वी, तो इस पर कोई सवाल लगा सकते हैं? जी हाँ, सवाल भी कर सकते हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। आगे इसको अब थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी फिलहाल इस पर अगर न्यूमेरिकल करने जाएं तो इस पर सिंपल सा न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए मात्रक होगा कि नहीं। देखो, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल, निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल, चाल बटे चाल, मीटर पर सेकंड बटे मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो मात्रक कहाँ होगा? तो मात्रक नहीं होगा। क्वेश्चन एक, ये 2015 पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है। कहा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं सी का वैल्यू दुनिया जग जाहिर है एकदम, कोई टेंशन नहीं। सी का वैल्यू तो यही है, दिया भी रहे या न दिया रहे। तो सॉल्व कर लीजिए। इसे अगर हल करें हम तो इसका मतलब दिया क्या है? कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो कांच का अपवर्तनांक को शो कैसे करेंगे? एन जी माने कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5। और इसके पहले क्या होगा? या तो निर्वात होगा या तो एयर होगा। ठीक है, तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एयर या निर्वात होगा, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब फिर चाल किस में पूछ रहा है? कांच में चाल पूछ रहा है, VG पूछ रहा है। और C बराबर दुनिया जानती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है? VG, तो यहाँ से V यहाँ आ जाएगा और एन यहाँ चला जाएगा, तो एक फार्मूला तो क्या बन जाएगा? ये VG बराबर C/NG, ऐसे लिख सकते हो। इस फार्मूले को लिख सकते हैं कि नहीं? तो वैल्यू रखो, C का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपान क्या हो जाएगा? 1.5। तो 15 दूना भाई दशमलव यहाँ आएगा 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 या 1.5 दूनी 3, ऐसे कर सकते हो। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड किस में? कांच में। यही आंसर हो गया। कांच में प्रकाश की चाल इतना होती है। ठीक, कोई दिक्कत? तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लो, जगह बने, फिर हम आगे की बात करें। देखिए साथियों, ये क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? और यहाँ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2.4 अपवर्तनांक वाले हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो आइए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इधर देखिएगा, आशा करता हूँ आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जल का अपवर्तनांक दिया है, इसका मतलब NW दिया है। माध्यम कौन सा है? जल। NW दिया है कितना? 4/3। अब आपसे पूछ क्या रहा है? VW, इसका मतलब वाटर में चाल पूछ रहा है। और C का वैल्यू दिया हो या ना दिया हो, आपको पता ही है C का वैल्यू इतना होता है। ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, काम हो जाएगा। VW बराबर इस फार्मूले से क्या आ जाएगा? V यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, तो VW बराबर लिख सकते हैं C/NW। तो C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपान NW क्या है? दिया है 4/3। अब 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे कटा दो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1, फिर 4 दूनी 8, कितना बचा? 2, फिर 4 पंचे 20। ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। ये हो गया जल में प्रकाश की चाल। ये हो गया वाटर में स्पीड ऑफ लाइट, जल में प्रकाश की चाल। ठीक, अब मान लीजिए सर तीसरा वाला लगाए यहाँ हो, तो तीसरा वाला किस में है? हीरे में निकालना है, तो हीरे में यही निकाल दो। तीसरा हीरे में निकालना है, हीरे में यही निकाल दो। हीरे का अपवर्तनांक दिया है, N डायमंड 2.4, सर 2.4 दिया है, इसे 12/5 भी लिख सकते हो। और फिर क्या पूछा है? चाल, अर्थात V डायमंड आपसे पूछा है। और C बराबर दिया हो या न दिया हो, आप इतना मान ही लेंगे, होता ही है वैक्यूम में
निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से फिर उसी तरह से अगर लगाएं तो V डायमंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/N डायमंड। इसका मतलब C का वैल्यू, सर C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और N डायमंड 2.4। ठीक, डिवाइड करो, ये दशमलव हटाओगे, ये क्या हो जाएगा 30/24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कटा दो, छोटा कर लो करना हो तो 6 × 5 = 30 और 6 × 4 = 24, तो 5/4 आ गया, 5/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 4 का भाग करोगे तो 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो V डायमंड होता है, डायमंड में, हीरे में प्रकाश की चाल 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये होती है डायमंड में, ये आंसर आ गया। ठीक, एक जानकारी बतानी है कि जितने भी माध्यम हैं, जितने भी ठोस, द्रव, गैस, जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं, सबको मिलाओ, सबसे कम प्रकाश की चाल कहाँ होती है, हीरे में होती है। कितनी होती है, इतनी होती है। क्यों सबसे कम होती है? क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक अधिक होने से चाल क्यों कम हो जाती है? क्योंकि किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच उल्टा रिश्ता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिलोमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि C कांस्टेंट है। अगर C कांस्टेंट हो गया तो N और V के साथ कैसा रिलेशन आएगा, N व्युत्क्रमानुपाती V। इसका मतलब N ज़्यादा होगा तो V कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर N बढ़ेगा तो V घटेगा, N इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो चाल घटेगी, और वाइस वर्सा, जस्ट उल्टा, अपवर्तनांक घटेगा तो चाल बढ़ेगी। समझ में आई बात? और यही कारण है कि विरल माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, विरल माध्यम का कम, इसी कारण उसमें चाल सबसे अधिक हो रही है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा, चाल कम। ठीक, कोई दिक्कत? या ऐसे भी कह सकते हो कि विरल माध्यम में चाल ज्यादा इसलिए अपवर्तनांक कम, और सघन माध्यम में चाल कम इसलिए अपवर्तनांक ज्यादा। उल्टा देखो, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा बढ़ेगा। ठीक, उल्टा रिलेशन चलेगा यहाँ। चलो ठीक है, पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसको और समझाते हैं। ठीक है जी, हो गया हो, ले लीजिए, हम बगल हैं। ओके, हो गया होगा। देखिए हमने क्या बताया, किसी माध्यम के अपवर्तनांक और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात N व्युत्क्रमानुपाती V। N क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक है, V क्या है, उसी माध्यम में चाल है प्रकाश की। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जो C बनता है। C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, अच्छा, तो N व्युत्क्रमानुपाती V। अब व्युत्क्रमानुपाती को अगर आप खोलना जानते हो कैसे खुलता है, एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, A अनुक्रमानुपाती B, अगर अनुक्रमानुपाती वाला संबंध हो तो इस तरह से खोला जाता है, A1/A2 बराबर B1/B2। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ओपन होता है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है तो जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या, A2/A1 बराबर क्या हो जाएगा, B1/B2, जस्ट उल्टा। सर उल्टा कहाँ दिख रहा है, देखो A2 यहाँ है तो B2 यहाँ है, A1 यहाँ है तो B1 यहाँ, जबकि इसमें देखो A1 के सामने B1 है, A2 के सामने B2 है, वहाँ आमने सामने है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा, A2 यहाँ तो B2 यहाँ, A1 यहाँ तो B1 यहाँ, जस्ट अपोजिट खुलता है। ठीक है, अब यहाँ खोल सकते हो आप, कैसे, इसे कर दो तो N2/N1 लिख सकते हो, बराबर क्या खोल सकते हो, सर इसे तो उल्टा हो जाएगा, तब N2 के नीचे आएगा, N1 का ऊपर जाएगा, V1/V2 खोल सकते हैं। N2/N1 बराबर V1/V2 हो सकता है, अच्छी बात है सर। और N2/N1 को क्या लिखते हो, याद करो, पिछले क्लास में हमने समझाया था, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक अपॉन पहले माध्यम के अपवर्तनांक करने पर हमें क्या मिलता है, 1n2। क्या मिलता है, 1n2
इसे क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n2/n1 बराबर v1/v2। इसका मतलब समझ में आया, पहले माध्यम में चाल दिया हो, दूसरे माध्यम में चाल दिया हो, तो हम 1n2 निकाल सकते हैं। जो अभी फार्मूला आप पढ़ रहे थे वो भी यही था, लेकिन अब यहाँ देखो कैसा हो गया। ठीक है, अब जरा और समझिए, एक आप बहुत पहले फार्मूला पढ़े होंगे, v प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जो चाल होता है वो तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो इसे खोलोगे तो इस वाले फार्मूले से खोलो तो क्या आ जाएगा, v1/v2 बराबर λ1/λ2, आमने सामने। तो जहाँ v1/v2 है उसके सामने क्या लिख सकते हो, λ1/λ2 लिख सकते हो। और 1n2 को क्या लिख सकते हो, सर इसे स्नेल के नियम में चले जाओ जरा, तो साइन आई लिख सकते हो अपान साइन आर लिख सकते हो कि नहीं। तो ये ज़बरदस्त फार्मूला आपको मिल गया, ये ज़बरदस्त फार्मूला मिल गया। एक फार्मूला क्या बताता है, ज़रा हम इसको हटा दें। ठीक, अब देखो ये फार्मूला आपको क्या बताता है, ये फार्मूला बताता है साइन आई अपान साइन आर 1n2 के भी बराबर है, साइन आई अपान साइन आर v1/v2 के भी बराबर है, साइन आई अपान साइन आर λ1/λ2 के भी बराबर है। λ1 λ2 क्या है, तरंगदैर्घ्य हैं, तरंगदैर्घ्य हैं। इसका मतलब अगर दो माध्यम है, एक माध्यम ए है, एक माध्यम ए है, अगर आपको v1 पता हो, v2 पता हो, क्या निकालना हो, 1n2 आप निकाल सकते हो, क्योंकि 1n2 बराबर v1/v2 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए v1 v2 न पता हो, λ1 λ2 पता हो, पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य, दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य, कुछ भी दे सकता है। पहले माध्यम में 6000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे माध्यम में 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो 1n2 बताओ। मतलब 1n2 बताना है, λ1 λ2 दिया है, तब भी आ जाएगा। जैसे यही हमने पूछ लिया कि पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। तो कैसे 1n2 निकालोगे, बस हो गया सर, 1n2 बराबर λ1/λ2। इसका वैल्यू क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम अपान इसका वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम, कट गया, दिस इससे 2 से कटा दो, कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, 2 से कटा दिए हम, तो क्या आ गया 1.5, किसका, 1n2 आ गया, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आ गया। ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हटाते हैं, अभी समझाने के लिए आपको बता रहे थे, क्यों, तो ठीक है। तो होता ये है कि λ1/λ2 भी अगर रहे तब भी हम 1n2 बता सकते हैं, v1/v2 रहे तब भी 1n2 बता सकते हैं, n2 n1 रहे तो आराम से बता ही सकते हैं। अच्छा, 1n2 तक नहीं बात खामो, और आगे चलो, साइन आई अपान साइन आर। इसका मतलब कोई किरण अगर आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक, ये आपतन कोण है, ये जाने का रास्ता है। अगर इधर आई तो भाई अभिलंब कोण झुक गई तो आर हो गया, अर्थात सघन वो विरल हो गई, या दूर हटेगा तब भी आर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो साइन आई अपान साइन आर मतलब क्या, आपको एक चाल दे दे, दूसरे में चाल दे दे, यहाँ आपतन कोण दे, अपवर्तन कोण पूछे तो आप बता सकते हो। साइन आई अपान साइन आर बराबर ऐसे लगा सकते हो, फिर साइन आई अपान साइन आर बराबर v1/v2 डायरेक्ट लग जाएगा। सर स्नेल ने तो यही बताया था, लेकिन आप जानो कंपटीशन में, ठीक ठाक कंपटीशन में ऐसे सवाल आएंगे, पहले माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम में चाल, आपतन कोण दे देगा, अपवर्तन कोण पूछ लेगा, या आई आर दे देगा, पहले माध्यम में चाल, दूसरे माध्यम चाल पूछ लेगा, पहले माध्यम में चाल देकर दूसरे माध्यम में चाल पूछ लेगा, इन चारों में से कोई 3 देकर चौथा पूछ लेगा, आप ढूंढते रह जाओगे 1n2। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए ये न देकर λ1/λ2 दे दे, इन चारों में से कोई 3 दे के चौथा पूछ सकता है, तब भी आप लगा सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा फार्मूला आपके पास है, जिससे आप हर तरह का सवाल लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से। तो अभी इसी के सहारे मैं आपको बताऊंगा कि विरल से सघन में जाने पर अभिलंब कोण क्यों झुक रही थी किरण, और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर क्यों हट रही थी। तो टेंशन न लीजिएगा, अभी आने वाला है वो टॉपिक। तो पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम हटा दे रहे हैं फालतू की बातें, जो कि आपको समझाने वाला था बात।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताएं। हो गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है 4 नंबर 5 नंबर, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अभी इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, पहला कह रहा है कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। पहले माध्यम में किरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड था, दूसरे माध्यम में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? एक तो ये है। दूसरा है एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। पहले माध्यम में 5 सेकंड में 20 लाख किलोमीटर दूरी जाती है। देखो 20 लाख है, ठीक है, देख लो 20 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूसरे माध्यम में 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ये काल्पनिक सवाल है, ठीक है। तो चलिए इन सवालों को आप ट्राई जरा करिएगा। चौथा सवाल पहले और 5वां सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम बगल में खड़े हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब इसे हटाएं। ठीक, ओके। देखिए जो चौथा सवाल था पहले उसे करते हैं। देखिए हम लोग पहला सवाल क्या किए थे? कांच में प्रकाश की चाल निकाले थे। दूसरा सवाल क्या किए थे? जल में निकाले थे। तीसरा सवाल में हीरे में निकाले थे। चौथा सवाल सामने है, 5वां ये है। तो आज की क्लास में भी 5 और भी अभी सवाल आएंगे और होमवर्क भी मिलेगा, सब कुछ होगा, टेंशन न लीजिए, बस धैर्य बनाए रहिए। अब कह रहा है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। पहले में चाल दिया है क्या? हाँ सर चाल तो दिया है, तो 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? v1/v2, सीधी सी बात है। तो v1 क्या दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और v2 क्या दिया है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सिंपल सी बात है यार, कटा दो इसे, काम हो गया, 1.5 आंसर हो गया। 1n2 बराबर क्या आ जाएगा? 1.5, काम खत्म। पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल इक्वल टू 1n2 होता है। ठीक, ओके। जरा इसको देखिएगा, इसे हटाइए, इसे लिख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। इसे हम हटा रहे हैं, अब 5वें नंबर को कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन 5 देखिए, ये क्या कर रहा है? एक प्रकाश किरण है जो एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जा रही है। 5 सेकंड में 20 लाख किलोमीटर जा रही है। काल्पनिक सवाल है, मान लो 5 सेकंड में 20 लाख किलोमीटर किसी माध्यम में जा रही है। तो दूरी बटे समय इक्वल टू क्या होता है? चाल। दूरी बटे समय इक्वल टू क्या होता है? चाल। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ भी ये कई लाइन में लगा सकते हैं, v1/v2। अब v1 क्या होता है भाई? s1/t1 अपान ये क्या हो जाएगा? s2/t2। सर ये क्या तोड़ दिया आप? s1 क्या है? दूरी। t1 क्या है? समय। s2 क्या है? दूरी। और t2 क्या है? टाइम। वैल्यू v1 के स्थान पे हमें रख दिए, v2 के स्थान पे रख दिए, बस काम कर दो, रख दो। ये क्या है s1? सर 20 लाख अपान टाइम कितना है? 5 सेकेंड। किलोमीटर दोनों में है तो कोई टेंशन नहीं है। अपान s2 क्या है? 6 लाख, तो 6 लाख कर दो। अपान टाइम क्या है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड कर दो। अब अगर भिन्न का आपको भाग आता है तो कर लो, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा? सर 1n2 उठा लाएं यहाँ और इसे कर लो, क्या 20 लाख अपान 5 उल्टा करके गुणा कर दो, 2 अपान कितना? 6 लाख। कटा लो, ये 5 जीरो, तो इस 5 जीरो से स्वाहा हो गए, ठीक है। और ये 5 से ये कट जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। और 2 तिहाई 6, क्या आ गया? 4/3। क्या आ गया? 4/3। देख लो 1n2 बराबर क्या आ गया? 4/3 आ गया। कोई दिक्कत? बना लो। ये काल्पनिक सवाल हमने बनाया था तो ऐसा हो गया। देखिए
क्या है कि जब प्रकाश किरण बिरल से सघन में जाती है तो हम देखने वाले हैं एक अभिलंब कोण कैसे मुड़ता है। कोई मैथमेटिकल आइडिया है तो देखते हैं, ठीक। और देखिए, अगर ये आपतन कोण आई है तो ये पूरा कोण तो आई के बराबर ही होगा, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं, किरण जाती नहीं, या तो अभिलंब की ओर झुकती है या तो अभिलंब से दूर। बिरल से सघन में जाने पर अभिलंब कोण आ जाती है, हमने पढ़ा है। तो क्यों आती है, अर्थात अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण से कम होगा, तभी इधर आएगी। इस केस में क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि आई बड़ा होगा आर से। अगर आर आई से छोटा है या आई आर से बड़ा है, दोनों बातें ध्यान दो, आई बड़ा है आर से, ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो, आर आई से छोटा है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो आर क्या होता है, अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण होता है। तो इसका मतलब है किरण ऐसे आएगी, तभी तो आर छोटा होगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ कर देगा है, जब अगर ये प्रूफ हो गया इसका मतलब किरण इधर आएगी अभिलंब कोण। और अगर उल्टा हो गया इसका, यदि हम ये प्रूफ कर लिए कि आर बड़ा है आई से, तो इसका मतलब दूर जाएगी। तो ये चीज़ें समझना होगा, ठीक। बस हमें यही प्रूफ करना है। तो मैथमेटिकल ढंग से हम इसे प्रूफ करने चल रहे हैं। चूँकि हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2 बराबर n2 अपान n1 बराबर v1 अपान v2 बराबर लेमडा 1 अपान लेमडा 2। ये फार्मूला हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम ऐसे उठा सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू v1 अपान v2, सीधा लिख सकते हैं। तो अगर ये फार्मूला आप लिख सकते हैं तो बड़े आसानी से आप इस घटना को बता सकते हैं। चलो यहीं दिखा देते हैं, ठीक है, यही दिखा देते हैं। कैसे, देखो क्या होगा पता नहीं सर, चलिए शुरू करते हैं। पहले माध्यम में चाल क्या होगी सर, v1 होगी। दूसरे माध्यम में चाल क्या होगी, v2 होगी। दूसरा माध्यम है तो v2, पहला माध्यम है तो v1। आप बताइए चाल ज़्यादा कब होगी, पहले बिरल में ज़्यादा होती है सघन में। बिरल माध्यम में चाल ज़्यादा होती है, सघन माध्यम में चाल कम होती है। जैसे हवा बिरल हो, कांच हो, ये हवा हो, तो हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हवा हो ये जल हो, हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जल में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हीरा में 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसा भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे सघन होगा चाल कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस माध्यम में चाल कम और इस माध्यम में चाल ज़्यादा होगी। बिरल में चाल ज़्यादा, सघन में चाल कम। इसका मतलब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि v1 बड़ा होगा v2 से। v1 किससे बड़ा होगा, v2 से। तो दोनों तरफ आप v2 को डिवाइड करिए, तो v1 अपान v2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, इस तरफ v2 का भाग करो, इस तरफ v2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब v1 अपान v2 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन आई अपान साइन आर लिख सकते हो। जहाँ v1 अपान v2 है वो किसके बराबर है, साइन आई अपान साइन आर के बराबर है। इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर, इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन आई क्या हो जाएगा, यहाँ चला आएगा, साइन आई बड़ा है साइन आर से। अगर साइन आई साइन आर से बड़ा है तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया आई बड़ा है आर से, आई बड़ा है आर से। इसका मतलब आई अगर आर से बड़ा होगा तो आई का वैल्यू बड़ा करना है, आर का वैल्यू छोटा करना है। तो अभिलंब को झुकाओगे तभी तो आर छोटा आएगा आई से, और दूर हटाओगे तो आर तो बड़ा आ जाएगा आई से। तो आई को बड़ा करना है, आर को छोटा, इसका मतलब अभिलंब कोण झुकेगी। ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अब इस तरह से आप n2 अपान n1 को लेकर कर सकते हो, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 को भी लेकर कर सकते हो, जब ये फार्मूला आपके सामने आ गया तो, ठीक है। अब हम सघन माध्यम से बिरल माध्यम में देखेंगे। क्या, सघन माध्यम से बिरल माध्यम, वहीं उसे मिटा के हम देख लेते हैं, ठीक है, वहीं देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आपको पहले से पता है, हम बता चुके हैं, तो यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बात नहीं। जब किरण सघन से बिरल में जाए, जब सघन से बिरल में जाती है तो एक घटनाएं होंगी। पहला माध्यम क्या है सर, सघन, और दूसरा माध्यम बिरल, दूसरा माध्यम बिरल। फिर किरण कहाँ से आ रही है सर, सघन से आ रही है और बिरल में जाना चाहती है। ये देखो जाने का रास्ता ये है, यह कोण क्या है, आई है। अब आर हमें देखना है क्या होगा, इसमें आर आई से ज़्यादा होगा तभी दूर हटेगी। तो चलो हमें ये बताओ,
सघन माध्यम ऊपर, पहला माध्यम सघन है तो इसमें चाल क्या होगी V1, दूसरा माध्यम विरल तो इसमें चाल क्या होगी V2। अब बताओ V1 V2 से ज़्यादा होगा कम? भाई सघन में चाल कम होती है, विरल में चाल ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब V1 कम होगा किससे? V2 से। अब V1 V2 से कम होगा, दोनों तरफ V2 का भाग करो तो V1 अपान V2 इज लेस देन 1। अब इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपान साइन आर, तो साइन आई अपान साइन आर इज लेस देन 1 और क्रॉस गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा? साइन आई इज लेस देन साइन आर, और जब ये आ गया तो आई इज लेस देन आर आ गया। अगर साइन आई साइन आर से छोटा है तो आई छोटा होगा आर से, आई आर से छोटा होगा। अब आर से छोटा करना है आई को, अर्थात आई छोटा हो आर बड़ा, तो इधर लाओगे तब कहाँ आर बड़ा होगा? दूर ले जाओ किरण को तो ये कोण क्या होगा? आर। अब आर बड़ा है, आई छोटा है, तो क्यों दूर जाता है, क्यों नज़दीक आता है? मैथमेटिकल ढंग से आप देख लिए, क्योंकि अभिलंब की ओर आने का मतलब आई बड़ा होना चाहिए आर से, अभिलंब से ये प्रूफ हो गया। और दूर जाने का मतलब आर बड़ा होना चाहिए आई से, तो आर बड़ा है आई से, सामने पड़ा है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल हो जा रहा हूँ। देखिए एक रिलेशन है आई आर डेल्टा में संबंध। आई आर डेल्टा में क्या संबंध होता है? आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आर क्या है? अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण नहीं है, अपवर्तन कोण, तथा विचलन कोण में संबंध। एक आई आर डेल्टा में संबंध आप परावर्तन कोण में पढ़े थे, जो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i या डेल्टा बराबर 180 माइनस 2r था, लेकिन ये अपवर्तन में पढ़ने जा रहे हो। तो यहाँ आई आपतन कोण है और आर क्या है? आर है अपवर्तन कोण, ये बात ध्यान देना, आर क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो आपतन कोण, अपवर्तन कोण और विचलन कोण में संबंध बताना है। लेकिन वहाँ तो ठीक था, यहाँ तो दो बातें होती हैं, प्रकाश किरण विरल से सघन में भी जा सकती है, सघन से विरल में भी जा सकती है, तो दोनों केस में फार्मूला अलग होगा, ठीक है। तो चलो, जब किरण विरल से सघन में जाए, विरल से सघन में जाए, तो पहला माध्यम क्या है? विरल, और दूसरा माध्यम क्या है? सघन। तो किरण अगर विरल से सघन में जा रही है, ये है जाने का रास्ता, ये आपतन बिंदु, इस पर खींच दो अभिलंब, तो ये है रास्ता इसके जाने का, ठीक है। ये हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। और अभी अभी हमने प्रूव भी किया है कि विरल से सघन में जाने पर क्या होती है? अभिलंब कोण झुकती है, किरण ऐसे आ जाएगी, तो यह कोण क्या कहलाता है? सर आर कहलाता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आर। तो विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण वहाँ भी समझाए थे, हर स्थान पे वही कंसेप्ट है विचलन कोण का। कोई भी किरण अपने जाने वाले रास्ते से जितना कोण हट जाए वही क्या होता है? विचलन कोण होता है। तो जाने वाला रास्ता तो ये था, इधर चली आई, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है विचलन कोण डेल्टा, ये है विचलन कोण डेल्टा। तो सोच कर देखो डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ डेल्टा का वैल्यू होगा, देखो ये आई है, शीर्षाभिमुख कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? आई के बराबर होगा, मतलब आर और डेल्टा दोनों जोड़ दें तो आई के बराबर होगा। इसका मतलब आई बराबर यहाँ हो जाएगा आर प्लस डेल्टा। आई का वैल्यू किसके बराबर होगा? आर प्लस डेल्टा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण देखो आमने सामने बराबर होगा। डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा बराबर आई माइनस आर, इक्वेशन 1। इसका मतलब है अगर विरल से सघन में जा रही है तो डेल्टा बराबर आई माइनस आर होता है। अब बात आई कि सर विरल से सघन छोड़िए, अब यदि सघन से विरल में किरण जा रही है, सघन से विरल में किरण जा रही है, सघन से विरल में, तब देखिए क्या होता है। यहाँ देख लीजिए, पहला माध्यम इसका मतलब क्या है? सघन, और दूसरा माध्यम क्या कर रहा है? विरल। तो इसका मतलब ये है, ये हो गया अभिलंब, जाने का रास्ता ये है, ये देखिए ये है आपका आपतन कोण आई, और ये पूरा आपतन कोण आई के बराबर ही होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने बराबर होते हैं। लेकिन आप जानते हैं किरण ऐसे न जाकर और दूर हट के जाती है, जब और दूर हट के अभिलंब से दूर हटती है तो फ्रॉम हियर टू हियर यह कोण होता है अपवर्तन कोण। तो बताइए जरा, यह जो है यही तो विचलन कोण है।
और यह कोण किसके बराबर है, आई के बराबर है, ये वाला आई के बराबर ही तो है। तो इसका मतलब पूरा आर किसके बराबर हो जाएगा, आई प्लस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम निकालें कि आर बराबर क्या होगा, आई प्लस डेल्टा होगा, क्योंकि आर बड़ा होता है। यहाँ कौन बड़ा होता था, यहाँ बड़ा होता था आई, बड़ा होता था आर से, विरल से सघन में जाने पर। यहाँ कौन बड़ा होता है, आर बड़ा होता है। तो यहाँ डेल्टा बराबर क्या निकाल लोगे, आर माइनस आई, समीकरण 2। और इसमें कौन बड़ा है, आर बड़ा है आई से। ये बातें समझ में आई। मज़ेदार बात, इसका मतलब सघन से विरल में अगर गई किरण तो डेल्टा बराबर आर माइनस आई फार्मूला रखोगे, और विरल से सघन में गई तो डेल्टा बराबर आई माइनस आर रखोगे। ठीक, समीकरण देखिए, समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 1 और 2 से जब आई बड़ा है आर से तो आई माइनस आर डेल्टा का मान, और जब आर बड़ा है आई से तो आर माइनस आई डेल्टा का मान। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा बराबर आई डिफरेंस आर है, माइनस नहीं डिफरेंस आर। डिफरेंस माने जो बड़ा हो उससे छोटा घटा लो, बड़ा जो हो उससे छोटा घटा लो, तो आई डिफरेंस आर हो गया। तो बड़ा आई होगा तो आई माइनस आर, और आर बड़ा होगा तो आर माइनस आई, डेल्टा का मान। तो विरल से सघन में जाने पर ये फार्मूला लगाएंगे, सघन से विरल में जाने पर ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो विचलन कोण का एक सूत्र है, और इस पर हम सवाल लिखेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस पर न्यूमेरिकल कराएं। देखिए ये क्या है कि एक माध्यम वाय दूसरा माध्यम जल ले लिए, कोई किरण परपेंडिकुलर आ रही है इस माध्यम पर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है लेकिन लंबवत गिर रही है। चाहे वायु जल लो, चाहे जल वायु लो, चाहे हीरा जल लो, चाहे कांच जल लो, चाहे कुछ भी ले लो, वायु कांच ले लो, कोई मतलब नहीं, बस 2 पारदर्शी माध्यम होने चाहिए, एक पारदर्शी माध्यम दूसरा पारदर्शी माध्यम। ठीक, कोई भी 2 पारदर्शी माध्यम लंबवत गिर रही है तो इसके साथ क्या होगा, देखो इसके साथ क्या होगा, इस पर पहले लंब खींचो, तो यह लंब तो ये हो गया, इसका मतलब आपतन बिंदु ये है, लंब ये हो गया, और यही लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। अगर किरण अभिलंब पर आ रही है तो आपतन कोण क्या होगा, सर आपतन कोण तो 0 होगा। तो आपतन कोण जब 0 होगा तो ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम है, तो जरा देखो अभिलंब तो ये हो गया, पूरा अभिलंब आ गया। तो जरा स्नेल का नियम लगाओ, तो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2, यही है। जरा और इसे थोड़ा सा तोड़ो, 1n2 गुणे क्या होगा, साइन आर, ये हो जाएगा। साइन आई का वैल्यू रखो, साइन 0 डिग्री बराबर 1n2 गुणे साइन आर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 1n2 गुणे साइन आर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन आर बराबर क्या होगा, सर साइन आर बराबर भी 0 हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन आर 0 होने का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री पर ही तो 0 होता है, तो आर का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब अगर कोई प्रकाश किरण लंबवत आ रही है तो उसका आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा, और इसका मतलब है किरण सीधे सीधे चली जाएगी। अपवर्तन है, परावर्तन नहीं करना, सीधे सीधे चली जाएगी। इसका मतलब विचलन हुआ, नहीं सर विचलन तो नहीं हुआ, तो यही तो बोल रहा है कि अब बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो इसका मतलब सर विचलन कोण तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा। सर 0 क्यों हो गया, क्योंकि डेल्टा बराबर आई डिफरेंस आर है, आई डिफरेंस आर है, तो आई का वैल्यू 0, आर का वैल्यू 0, तो डेल्टा का वैल्यू 0, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0। जब 0 0 है तो उनका डिफरेंस भी 0, तो डेल्टा का वैल्यू 0। तो एक केस में डेल्टा बराबर भी 0 होता है, अर्थात जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम पर लंबवत गिरती है तो आपतन कोण 0, अपवर्तन कोण 0, विचलन कोण भी 0 होता है। ठीक है, सभी 0 हो जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। देखिए आपके सामने 1 2 3 क्वेश्चन हैं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क हैं। ये पहला क्वेश्चन जो सामने है मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में सॉल्व करके आंसर में कमेंट देंगे और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हाँ, ये घंटी का बटन है उसे भी आप दबा दीजिए। क्यों, क्योंकि उसी के सहारे नोटिफिकेशन जाएगा। कुछ लोगों का हमसे शिकायत था सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो घंटी का बटन आप दबा देंगे तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक, तो हाँ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें। तो ये दोनों का आंसर आप कमेंट में देंगे, इसका आंसर हम बताने चल रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हल कर देते हैं आपको। ठीक, कैसे हल होगा देखिए। कह रहा है एक प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं जिसका आपतन कोण 60 अंश दिया है। तो आपतन कोण दिया 60 अंश,
और वो अपने मार्क से 15 अंश विचलित हो जाती है। तो डेल्टा बराबर 15 अंश, ठीक है। तो यहाँ से r तो निकाल लो, हालांकि r पूछा नहीं है, पूछा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक 1n2 पूछा है, ठीक है, 1n2 पूछा है। तो 1n2 तो हम बाद में निकालेंगे, i पता है तो r निकाल लो पहले। अब बताओ विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जाएगी तो फार्मूला क्या है, डेल्टा बराबर i माइनस आर, और सघन से विरल में जाती तो डेल्टा बराबर r माइनस आई। ध्यान देना, पिछले बात बताए हैं पूरा। तो डेल्टा का वैल्यू 15, i का वैल्यू 60 माइनस आर, r इधर 15 उधर, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r बराबर 45 डिग्री, r बराबर क्या आ गया 45, i बराबर क्या है सर 60। तो काम खत्म, साइन स्नेल का नियम लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1n2, 1n2, बस 1n2 ही तो चाहिए। i का वैल्यू दिया है, r का वैल्यू मिल गया, हमारा काम हो गया। i का वैल्यू रखो साइन 60, r का वैल्यू साइन 45, 1n2 वैल्यू रखो, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 60 का वैल्यू √3/2 अपान 45 का 1/√2, 1/√2 बराबर क्या 1n2। तो चलो यहाँ देख लेते हैं, तो √3/2 अपान क्या हो जाएगा, √3/2 था अपान 1/√2 था 45 का वैल्यू। तो इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा √3/2 तो रहेगा, उल्टा करके √2/1 आ जाएगा, 1n2 बराबर। तो अब इसे क्या कर सकते हो, √6/2 भी लिख सकते हो। अब इसको तो कुछ भी लिख सकते हो ना, एक √6 हो जाएगा, √6/2 भी लिख सकते हो, या तो इसे √2 को कटा √2 × √2 लिख सकते हो, एक √2 से कट जाएगा, तो टोटल रूट में 3/2 भी आ सकता है। ये दोनों आंसर हैं आपके, ये दोनों आंसर हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये आपको अब सॉल्व कर दिए हैं। उसी तरह से ये वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान देना है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। अब फार्मूला कौन सा लगाना है, आप पीछे अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो आप समझ गए होंगे हिंट, ठीक। इसको सॉल्व करिए, और छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल यहाँ दे दिए हैं, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और इसे सॉल्व करके कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिए, हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।